नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ समझौता कहानी का छठा भाग। अच्छा बाबा, अब हम यहीं से उनके लिए एक और खरीद लेते हैं। ठीक है, आप दो फ़ोन पसंद कीजिए। ठाकुर साहब ने जैसे हथियार डाल दिया। अदीरा खुशी खुशी आगे बढ़ गई और उसने शॉपकीपर से फ़ोन दिखाने के लिए कहा। कुछ ही देर में सैमसंग A51 के दो फ़ोन खरीदकर ठाकुर साहब को पूरे 50,000 का चूना लगवाकर अदीरा खुशी खुशी ठाकुर साहब के साथ होटल चली आई। वह तो पूरे रास्ते फ़ोन को ही चलाती रही कि कैसे और क्या करना है, क्या डाउनलोड करना है और क्या नहीं। आकर भी अदीरा तो जैसे खो ही गई थी। दोनों फ़ोन में ही ऐप डाउनलोड करती रही। ठाकुर साहब की अपने घर वालों के, अपनी सहेलियों के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो कि उसने डायरी में लिखे हुए थे, उन सबको अपने मोबाइल में फीड करती रही। ठाकुर साहब तो अलग बैठे हुए अंग्रेज़ों के अर्धनग्न फुटेज देखने में मस्त थे। हमारी तरफ से यह 2 टिकट है आपके लिए। रिसेप्शनिस्ट ने साहब की तरफ 2 टिकट बढ़ाया। ठाकुर, किस चीज़ की टिकट है यह? ठाकुर साहब ने कहा। सर, यह डांस एंड लाइन क्लब की टिकट है, जहां पर आपको डांस, ड्रिंक एंड डिनर कनेक्शन रेट पर दिया जाएगा। क्योंकि आप होटल के गेस्ट हैं, आप वहाँ कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और साथ ही आप डांस भी कर सकते हैं। आज सैटरडे है, इसलिए कनेक्शन रेट पर आपको ऑफर कर रहे हैं। अरे यार, इस उम्र में अब कहाँ डांस होगा हमसे? इतना कहकर ठाकुर साहब हंस पड़े। अमूमन होता यह है कि ठाकुर साहब कभी किसी को इस तरह से जवाब नहीं देते, पर जब भी अदीरा साथ में है तब से वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर चुके हैं। गोवा में आकर तो थोड़ा बहुत खुल गए हैं। अरे सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अभी तो आपके खाने पीने के दिन हैं। कौन कहता कि आप बूढ़े हो गए हैं? रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए कहा। ठाकुर साहब उसकी बात सुनकर अपने मूंछों से मुस्कुराए और रिसेप्शनिस्ट के हाथ से टिकट ले लिया और पेमेंट कर दी। लेकिन जाना कहाँ होगा? अदीरा ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। डोंट वेरी मैम, जब आपको जाना होगा हमें बता दीजिएगा, हम फ़ोन करके कैब बुला देंगे, वह आपको वहाँ छोड़ आएगा और आप समय बता दीजिएगा, वापस का लेने भी आ जाएगा। को साहब तो वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। चारों तरफ छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियाँ, औरतें नजर आ रही थी, जिनके हाथ में शराब के गिलास थे और झूम झूम कर डांस करती नजर आ रही थी। लाउड म्यूजिक चल रहा था हॉल के अंदर। अदीरा ने तो आज फिर डोंगरी पहन रखी थी और ऊपर से जालीदार काले रंग का सरक डाला हुआ था, क्योंकि ठाकुर साहब को उसकी नंगी बाहें हजम नहीं हो रही थी। तुम्हें नाचना आता है? उन्होंने अदीरा से पूछा। नहीं, क्या आपको आता है? उसने उल्टा पूछ लिया। हमें यह अंग्रेजी डांस नहीं आता, हम तो सिर्फ बंदूक और पिस्टल के साथ ही डांस कर सकते हैं, वो भी शादी ब्याह में। इतना कहकर वे जोर जोर से हंसने लगे। अदीरा उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। तो ठीक है, हम फिर शराब पीते हैं, आप शरबत पियो और दोनों मिलकर डांस देखते हैं। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए शरबत लेकर आते हैं। क्या लोगी, कोका कोला या फिर लिम्का? हम लिम्का ले लेंगे, अदीरा ने कहा। ठाकुर साहब बार काउंटर तक गए और वहां से अपने लिए शराब का बड़ा गिलास और अदीरा के लिए लिम्का की बोतल लेकर आ गए। वेटर बार बार उन्हें स्नैक्स और ड्रिंक लाकर देता रहा। ठाकुर साहब खाते और मज़े से डांस देखते रहे। कुछ पैग अंदर जाते ही ठाकुर साहब की जवानी उछाले मारने लगी। एक तो शराब का नशा, ऊपर से लाउड म्यूजिक, कदम थिरथराने लगे। उन्होंने अदीरा का हाथ पकड़ा और चल पड़े डांस फ्लोर की तरफ और शुरू कर दिया। उन्होंने तांडव डांस। उनके हाथ पैर जिस तरह से चल रहे थे, आसपास के लोग
लोगों को वहां रुकने का डर लगने लगा और वे उनसे दूर हो गए। अब फ्लोर पर नाचने वाले सिर्फ ठाकुर साहब और अदीरा ही रह गए थे। अदीरा तो डांस कर ही नहीं रही थी, बल्कि ठाकुर साहब उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमा रहे थे। घुमा क्या रहे थे, खूब ज्यादा हाथ पैर पटक रहे थे। बीच बीच में अपने दोनों हाथ बंदूक पकड़ने वाली मुद्रा बनाते और मुंह से बोलते ठाई ठाई। फिर अदीरा को उसका हाथ पकड़कर घुमा देते। किसी गेस्ट ने क्लब मैनेजर से शिकायत कर दिया, यह आदमी हमें डांस नहीं करने दे रहा है, हाथ पैर पटक पटक कर मार रहा है। क्लब मैनेजर ने देखा, ये तो होटल की तरफ से आए हुए स्पेशल गेस्ट है, वह क्या कर सकता था। उसने दिमाग लगाया और उनके पास आकर बोला, सर डिनर का टाइम हो गया है, आप हमारे क्लब के वीआईपी गेस्ट, मेरा मतलब अतिथि विशिष्ट सम्मानित मेहमान हैं, आपके लिए स्पेशल टेबल लगाई गई है, आप मेरे साथ आइए। इतना कहकर उसने ठाकुर साहब का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। अरे भाई हमें नाचने दो, अभी तो सुरूर चढ़ा है। ठाकुर साहब को अच्छा खासा नशा चढ़ा हुआ था। अदीरा ने मैनेजर की तरफ देखा, फिर ठाकुर साहब की तरफ। ठाकुर साहब चलिए, आपने बहुत ज़्यादा पी ली है और डांस भी खूब कर लिया है, मुझे भूख भी लग रही है जोरों से। अदीरा ने धीरे से ठाकुर साहब के कान में कहा, अच्छा आपको भूख लग रही है, तो फिर ठीक है, चलो खाना खाते हैं। ठाकुर साहब ने कहा और मैनेजर के साथ चल दिए। मैनेजर ने बीच साइड पर एक टेबल लगवाया और एक वेटर स्पेशल दे दिया ताकि वे ठाकुर साहब की खातिरदारी करे। अगले दिन नींद खुली तो देखा सुबह के 11 बज रहे थे। अदीरा नहा धोकर तैयार बैठी हुई थी। हम तो क्लब में थे, यहाँ होटल कैसे पहुँचे? ठाकुर साहब ने आश्चर्य से कहा। ठाकुर साहब, आपने इतनी शराब पी ली थी कि आपको अपना होश ही नहीं था। आप बार बार डांस फ्लोर की तरफ नाचने जा रहे थे। खाना खाने के बाद भी आप भी ने बहुत डांस किया और हम बताए आपने कहाँ कहाँ डांस किया। इतना कहकर अदीरा हंस पड़ी। ठाकुर साहब मगन होकर अदीरा को हंसता हुआ देखते रहे। बड़ी मुश्किल से दो आदमी आपको पकड़कर डांस फ्लोर से बाहर लाए थे, लेकिन आपका नाचना नहीं रुक रहा था। जैसे ही आपको कार में बैठाया, आप कार से उतरे और वही पार्किंग में नाचना शुरू कर दिया और बंदूकें ठाई ठाई हा हा हा। अदीरा जोर से हंस पड़ी। आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। ठाकुर साहब ने उसे घूर कर देखा। नहीं, आपने जैसा किया हम आपको वैसा ही बता रहे हैं। अदीरा फिर बोली, क्या जरूरत थी आपको इतनी ज़्यादा शराब पीने की, वह भी तब जब हम आपके साथ हैं। आपके दोस्त आपके साथ होते तो कोई बात नहीं थी, कितना भी पी सकते थे। हम अकेले स्त्री क्या कर लेते? अगर किसी ने हमारे साथ छेड़खानी की होती तो। आप तो इतनी पी चुके थे कि खुद खड़े नहीं हो पा रहे थे, साथ में होश भी नहीं था। अदीरा ने फिर कहा, तुम सही कह रही हो। कुछ देर सोचने के बाद बोले, अच्छा तो हम नशे में थे जब लौटे और हमने नशे में खूब डांस किया। जी हाँ, अदीरा ने कहा, तुम्हें तो ज़्यादा नहीं सताया ना? इतना कहकर उन्होंने अदीरा की तरफ अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए तिरछी नज़र से देखा। आपको इतना होश ही कहाँ था कि किसी को सताते? देखिए तो सही, खुद को कपड़े चेंज किए बिना ही सो गए थे आप, अदीरा ने कहा। मगर मन ही मन बोली, अच्छा हुआ जो नशे में थे। ठाकुर साहब ने खुद की तरफ देखा। वाकई में बिना कपड़े चेंज किए ही सो गए थे। वे उठे और बाथरूम जाने से पहले बोले, चाय मंगा लो ना, हम आते हैं। सर आज हम आपको चर्च घुमाने ले जाएंगे, कैब ड्राइवर ने कहा। अरे चर्च वर्च छोड़ो, हमें कोई ऐसी अच्छी सी ऐतिहासिक और रोमांटिक जगह दिखाओ जहाँ पर जाकर मन खुश हो जाए। ठाकुर साहब अपनी अकड़ में बोले, दूध सागर वाटरफॉल ले चलूं साहब?
ये बटरफॉल क्या हुए? ठाकुर साहब ने धीरे से अधीरा से पूछा। झरना, अधीरा ने जवाब दिया। नदी, नाले, झरने, फव्वारे तो हमने खेतों के आसपास बहुत देखे हैं। कहीं और चलो, ठाकुर साहब ने आदेश दिया। बूढ़े को चरस देखना नहीं, झरना देखना नहीं, अब कहाँ ले जाऊं इसे? जवान ड्राइवर मन ही मन सोचने लगा। अब फोर्ट दिखाऊं? फोर्ट मने किले, पुराने समय के किले जो पुर्तगालियों ने बनवाए। ड्राइवर बोला। सुनिए ठाकुर साहब, हमें दूध सागर वाटरफॉल देखना है। आपको पता है गोवा का ये वाटरफॉल विश्व में प्रसिद्ध है और शाहरुख दीपिका की शूटिंग भी हुई है यहाँ। ये देखिए गूगल क्या कहता है दूध सागर वाटरफॉल के बारे में। अधीरा फ़ोन में गूगल सर्च करके बोली। आपने देखना है तो ठीक है, चलो ड्राइवर साहब वही ले चलो। वाटरफॉल। ड्राइवर मुस्कुराया उसने बोलने के अंदाज पर। ड्राइवर ने दोनों को कार में पीछे की सीट पर बैठाया और चल पड़ा दूध सागर वाटरफॉल की तरफ। ठाकुर साहब यूँ तो बहुत ज़्यादा ही पैसे वाले हैं और अपने ठुकराई 8 में रहते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में 8वीं से आगे नहीं बढ़ सके। जब तक स्कूल जाते रहे वहाँ पर भी अपनी ठाकुराई दादागिरी से सब को परेशान करते रहे। 8वीं पास करने के बाद कक्षा 9 में पढ़ने के लिए शहर भेजा गया। घर 3 महीने में ही वापस आ गए। वजह वही ठकुराई 8 और दादागिरी। क्लास में कई बच्चों को पीटा, खुद भी उनसे पीट गए और उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने उन्हें बाइज्जत कर भेज दिया। उसके बाद ठाकुर साहब ने ऐलान कर दिया कि अब हम नहीं पढ़ेंगे। घर वाले परेशान थे मगर क्या करते। ठाकुर साहब का ऐलान उस पर किसी की ना कहने की हिम्मत ही नहीं थी। भले ही उम्र छोटी थी मगर हिम्मत, ऐठ, गुस्सा और दमगई में बड़े लोगों को भी पार करते थे। बस ऐसे ही उनकी ज़िंदगी दोस्तों के बीच आधुनिक ज़माने की जानकारी लेते लेते गुजर गई। थोड़ा बहुत अंग्रेजी इसलिए समझ लेते हैं कि ठाकुर मोहन प्रताप उन्हें सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आदि आदि, इसलिए काफ़ी कुछ जानते हैं। वही अधीरा 12वीं पास कर चुकी है। वो तो भला हो सरकार का, 12वीं तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त है। आगे पढ़ना चाहती थी मगर पिता आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर होने की वजह से पढ़ नहीं पाई। अंततः घर में बैठे ही उसने सिलाई बुनाई का काम सीख लिया। उसके पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। जहाँ भी जाते वही सुरसा राक्षस की तरह बेहज अपना मुंह फाड़ खड़ा रहता। इस वजह से 23 साल की उम्र तक अधीरा की शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन ठाकुर साहब ने उसी पिछली बार के सावन में अन्य लड़कियों के साथ अमराई के घनी छाँव में बारिश में भीगते हुए झूले में झूलते और नाचते गाते देख लिया। बस उस दिन से वह ठाकुर साहब की निगाहों में चढ़ गई। वैसे भी ठाकुर की 2 पत्नियां थीं और संतान नहीं थी। इस वजह से उन्हें तीसरी शादी करने का बहाना मिल गया। पहले तो उन्होंने सोचा था कि उसे अगवा करके अपना काम निकाल लिया जाए, इसके बाप को कुछ पैसा देकर बहला देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया ठाकुर साहब को अधीरा अच्छी लगने लगी और उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाने की ठान ली। लिहाजा उसके पिता को 50,000 की रकम और ज़मीन देकर साथ ही उसके दोनों भाइयों को शहर में पढ़ाने का वादा करके अधीरा से शादी कर ली। अधीरा से तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गरीब पिता के पास बेटी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटियां तो वैसे ही बोझ होती हैं। कितनी जल्दी सिर से उतर जाए उतना अच्छा। ऊपर से ठाकुर साहब की मीठी मीठी धमकी और खुद का लालच हो रे। 50,000 रुपये नगद, जमीन, बिना दहेज की शादी, ऊपर से खर्चा, ऊपर शादी के खर्चा खुद ठाकुर साहब करेंगे, साथ ही बेटों की पढ़ाई। उक्त शादी के बदले बाप खुश हो गया।
उसने अधीरा से पूछा ही नहीं, क्योंकि वो तो ना ही बोलेगी। और अगर यह शादी नहीं हुई तो ठाकुर की तो मीठी धमकी कब कड़वी, कैसली और खट्टी हो जाए पता नहीं चलेगा। बेटी की इज्जत तो जाएगी ही, इज्जत तो जाएगी ही, साथ में जान भी नहीं बचेगी। बेटी खुद ही कुएं में कूद कर जान दे देगी। इसलिए आनन फानन में यह शादी कर दी गई। साहब, यहाँ से हमें सरकारी जीप से दूधसागर वाटरफॉल जाना पड़ेगा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कहा। ठाकुर साहब अपने विचारों से बाहर निकले, इधर उधर देखने लगे। क्या कहा तुमने? ठाकुर साहब ने पूछा। साहब, यहाँ से हमें सरकारी जीप से दूधसागर वाटरफॉल जाना पड़ेगा। ड्राइवर ने फिर कहा। मगर क्यों? हमारी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती? ठाकुर साहब फिर बोले। सर, यह सरकार का आदेश है। यहाँ के पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार अपनी गाड़ियाँ चलाती है, ताकि कोई भी अंधाधुंध यहाँ पर घुसकर अतिक्रमण ना करे। मेरा मतलब कि अगर सरकार रोक टोक नहीं करेगी तो एक साथ बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में अंदर तक जाएंगे, जिससे अंदर बहुत नुकसान करेंगे। अच्छा, ठीक है, तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, ठाकुर साहब ने कहा। गाड़ी से उतर गए। ड्राइवर ने उन्हें सरकारी जीप में बैठा दिया और खुद अपनी कार के पास जाने लगा। अरे, तुम नहीं चलोगे क्या हमारे साथ? ठाकुर साहब ने पूछा। नहीं सर, हमारे जाने का टिकट लगता है। हम इतने पैसे नहीं लेकर आए हैं, और फिर हमारा तो रोज का आना जाना है। ऐसा है, अगर पैसे की बात है तो टिकट हम दे देते हैं। आओ हमारे साथ। हमें नहीं पता कि आगे हमें क्या करना है। हमारे साथ रहो, ठाकुर साहब बोले और जीप वाले से कहकर ड्राइवर को भी बैठा दिया। उबड़ खाबड़ रास्ते से चलती जीप हर झटके में नई जवान पत्नी से टकरा जाना ठाकुर साहब के लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि इससे पहले तो वे कभी किसी भी लड़की हो या महिला से इस तरह के झटके खा कर रोमांच अनुभव नहीं कर पाए। वजह सिर्फ इतनी थी कि वे पाशविक प्रवृत्ति के थे। लड़की या महिला देखते ही उनके मुंह में लार टपकने लगता और दिमाग में बस एक ही बात आती थी कि झपट्टा मारो और बस। तब वे इस बात का आनंद कब ले पाते? उन्होंने आज तक कई जवान लड़कियों के साथ जबरन संबंध बनाया, ऐसा रोमांच कभी महसूस नहीं किया जो अधीरा के साथ महसूस कर रहे थे। जीप जंगल में जाकर एक जगह पर रुक गई। वहाँ पर और भी बहुत सरकारी जीप थे जो वापस जा रहे थे। अब यहाँ से पैदल चलना होगा, ड्राइवर ने कहा। ठाकुर साहब ने देखा और सोचा, ड्राइवर बीच जंगल में गाड़ी रोककर कह रहा है कि यहाँ से पैदल चलेंगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। चलो भाई, जैसे तुम ले चलते हो ले चलो, लेकिन ध्यान रखना कोई चतुराई नहीं करना। हम ठाकुर हैं, जान लेना चुटकियों से जानते हैं। ठाकुर साहब ने ड्राइवर को घूर कर देखा। अरे साहब, इतने सारे लोग हैं, मैं क्या चितराई करूँगा? मैं तो सीधा सादा आदमी हूँ, ड्राइवर ने कहा। ड्राइवर और सीधे साधे कब से हुए? ठाकुर साहब ने दोहराया और उसे घूर कर देखा। अरे साहब, मैं बहुत सीधा सादा बाल बच्चेदार आदमी हूँ। अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेईमानी करूँगा तो उन्हें कैसे पालूँगा? आए दिन जेल में बंद नहीं हो जाऊँगा क्या? ड्राइवर, कोई नहीं भैया, तुम आगे चलो, अधीरा इस बार बोल पड़ी। ड्राइवर साहब, आप चुप रहेंगे क्या? आप देख रहे हैं यहाँ कितने सारे लोग हैं, इनके बीच में हमें चलना है। चलिए आगे बढ़िए। अधीरा उनसे संबोधित हुई और ठाकुर साहब का हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगी। ड्राइवर उनका थैला उठाए पीछे पीछे चल रहा था, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और कुछ कपड़े रखे हुए थे, जैसे कि तौलिया, शरग आदि। ड्राइवर भैया, इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये अपने गांव के ठाकुर साहब हैं।
मालिक हैं जिनके अंदर कम से कम 25-30 गांव आते हैं। इसी वजह से थोड़ा रौब से रहते हैं। अदीरा ने ड्राइवर से कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप बेफिक्र होकर चलिए। मैंने बुरा नहीं माना, हमें तो रोज ही हर तरह की सवारी मिलती है। जो कभी कोई बड़ा प्यार से बोलता है तो कोई लड़ झगड़ कर बात करता है। जंगल के अंदर कई उतार चढ़ाव पार करते एक जलधारा के ऊपर बने पुलिया पर पहुँचे। दाईं ओर से पत्थरों के बीच से अकलकल समीप स्थित एक वृक्ष की शाखा उसे नदी पर पूर्णतः झुकी हुई है, मानो उसके निर्बल स्पर्श का आनंद उठाना चाहती हो। यह एक अद्भुत दृश्य है। एक ओर पत्थरों से कलकल बहती जलधारा के मधुर स्वर कानों में गूंज रहे हैं, तो दूसरी ओर कई जलधाराओं का इस प्रकार शक्तिशाली नदी में परिवर्तित होते देखना अत्यंत रोमांचक है। कुछ पल इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के पश्चात आगे बढ़े। कुछ दूरी पर आनंद और दुगना हो गया जब ऐसी ही एक और जलधारा ने सबका अविस्मरणीय स्वागतम किया। सभी वही कतार में खड़े होकर अपने आसपास के दृश्य का फोटोशूट करने लगे। ठाकुर साहब ने अदीरा को भी अपनी खुद की फ़ोटो खींचने का इशारा किया और खुद अदीरा की फ़ोटो खींचने लगे। निकट ही शांत एवं निर्मल मांडवी नदी बह रही है। दोनों जलधारा को पार करने के बाद चट्टानी एवं फिसलन भरा होने लगा। कई टूरिस्ट फिसलते संभलते देखे गए। ड्राइवर ने चेता दिया कि सावधानी पूर्वक पाँव जमा कर चले। ये दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़े सावधानी से आगे बढ़ने लगे और अचानक एक अनूठा अप्रितम वाटरफॉल सबके नज़रों में समक्ष झरझर करता बहता नजर आया। कुछ क्षणों उपरांत सब लोग वाटरफॉल के समीप पहुँचने को और आगे बढ़े। मार्ग अत्यंत जोखिम भरा है। चारों ओर फिसलन भरी चट्टानें हैं। बंदर आसपास छलांग लगाकर अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं। गिरते पड़ते अत्यंत सभी झील तक पहुँची गए। दूध सागर वाटरफॉल के नीचे नीले रंग के पानी से भरी झील है। इस झील में कई पर्यटक तैर रहे हैं। सबने लाल रंग का सुरक्षा कवच पहना हुआ तथा कई जीवन रक्षक चट्टाने पर बैठ उन पर दृष्टि चंचल जल की अविचलित अनवरत धारा को देखना मन मस्तिष्क को अत्यंत शीतलता प्रदान कर रहा है। वापसी भी होना है क्योंकि जीप ड्राइवर बता रहा था कि यहाँ सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही रुक सकते हैं। अतः वे तीनों 1.5 घंटे पूरा ही वापस हो गए ताकि जीप में आराम से बैठकर जा सके। ठाकुर साहब ने गोवा के सभी उन बीचों को एक्सप्लोर कर लिया जहाँ जहाँ अंग्रेज औरतें मिलने की संभावना थी। उनके सामने खड़े होकर खूब सेल्फी और फोटोज खींची। कुछ अंग्रेज महिलाओं से तो अदीरा ने जान पहचान भी बढ़ाई और कुछ देर बातें भी की। उनके साथ में ठाकुर साहब और अपनी सेल्फी भी खींची। अदीरा समझ गई कि ठाकुर साहब को अंग्रेज औरतें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। उन्हीं को देखने में मगन रहते थे, इसलिए उनके साथ ठाकुर साहब की फ़ोटो तो बनती है। देख लो ठाकुर, अर्धनंगी औरतें जितनी देखनी है देख ही सकते हो, कुछ कर तो न सकते नहीं इनके साथ। इसी में खुश रहो, मन ही मन अदीरा कहती और मुस्कुराती। उधर ठाकुर साहब सोचते, काश ठाकुर मोहन प्रताप को ही लेकर आ जाते गोवा में। कम से कम इन औरतों के साथ रंगोलियाँ तो बना ही लेते। ठाकुर मोहन प्रताप तो इस काम में बड़े माहिर हैं। अगली बार हम और मोहन प्रताप अकेले आएंगे, फिर करेंगे मज़े। ठाकुर साहब यह सोच कर मुस्कुराते रहते। ठाकुर साहब अदीरा की मनपसंद जगह पर भी जाने को नहीं भूले। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसे खुश रखने की। 1 हफ्ता गोवा में बिताकर दोनों हवाई जहाज से वापस शहर के एयरपोर्ट में आ गए, जहां से ठाकुर मोहन प्रताप ने उन्हें अपनी जीप में बिठाकर अपने गांव ले आए। अरे यह तो बताओ छोटे ठाकुर, हवेली के क्या हाल खबर हैं?
शव को तो पता चल गया कि हम गोवा गए हैं। ठाकुर साहब ने रास्ते में पूछा। क्या? हाँ भाई साहब, हमने रात के खाने में जब सब एक साथ बैठे थे तभी कह दिया कि हमने तो आपको गोवा भेज दिया और आपको पता ही नहीं है। जब आप एयरपोर्ट पर अंदर जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि यह तो गोवा की टिकट है। हाँ हाँ हाँ, ठाकुर साहब ने हंसते हुए जोर से एक दो ठाकुर मोहन प्रताप के कंधे पर जमाया और बोले, क्या बात है छोटे ठाकुर, पूरी नौटंकी जमा दिए। अच्छा यह बताइए हवेली वालों का क्या रिएक्शन था? चमन और कौशल्या कुछ बोले क्या? भाई साहब उस समय तो दोनों चुप रही, कुछ नहीं बोली, सिर्फ माताजी ही बड़बड़ करती रही। खाना खाने के बाद चमन भाभी ने हमें आने का इशारा किया, हम भी चले गए उनके पास। दोनों बहनें एक साथ बैठे हमारा इंतजार कर रही थी। जाते ही चमन भाभी हम पर बरस पड़ी, कहती हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, आपको ज़रूर मालूम होगा। ऐसे कैसे आपको मालूम नहीं कि आप गोवा जा रहे हैं? ज़रूर, हम दोनों की मिली भगत है, हमने तो बड़ी बड़ी कस्में खा ली उसके सामने कि आपको नहीं मालूम। आप भी भेद बिल्कुल मत खोलिएगा, अड़े रहिएगा अपनी बात पर। तुम फिक्र ना करो, हम संभाल लेंगे। ज़्यादा कुछ बोली तो पहले हमारा हाथ बोलेगा, फिर बात करेंगे। हवेली में पहुंचकर ठाकुर साहब सबसे पहले अपनी माँ जी के पास पहुँचे। अपने बेटे को देखकर तो माँ जी पर बेटे के प्रति प्यार उमड़ गुमड़ कर आ गया और उन्होंने ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए। लेकिन अधीरा की तरफ देखते हुए उन्होंने नाक सिकोड़ी। अधीरा जैसे ही उनके पैर छूने को झुकी, बस रहने दे कहकर माँ जी पीछे को हट गई। जैसे ही अधीरे का ही सारा दोस्त था उनके बेटे को गोवा ले जाने के लिए। घुमाए गोबा, तनिक हमको तो बताए जाते कहाँ जा रहे हो? बस मुंह उठाए चल दिए, हमको भी बेटे की फिक्र लगी रहती है। माँ जी ने ठाकुर साहब से कहा। अरे माँ, हमने तो वैष्णो देवी की टिकट के लिए कहे थे, हमें क्या पता था कि ठाकुर मोहन प्रताप हमें गोवा भेज देंगे। सुनो तो अम्मा, हम तो वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए हम सोचे जम्मू के लिए हवाई जहाज की टिकट है, वहां जाकर पता चला कि यह तो गोवा की टिकट है। उसी वक्त फ़ोन लगाए हम ठाकुर मोहन प्रताप को और बोल दिए कि हम नहीं जा रहे हैं गोवा। उन्होंने कहा कि गोवा में सब कुछ यानी घूमना आदि एडवांस में बुक कर दिया है, पैसे बर्बाद जाएंगे क्योंकि पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे। और फिर नई दुल्हन को लेकर गोवा जाओ, उसे खुश रखोगे तो मन की मुराद पूरी होगी। बस अम्मा, फिर हम क्या करते चले गए। ठाकुर साहब ने अपनी माँ से बात बनाई और अधीरा से बोले, आप जाइए अपने कमरे में आराम करिए, बाद में मिलते हैं। जी, इतना कहकर अधीरा अपना बैग और सूटकेस उठाए वहां से निकल अपने कमरे में आ गई। मन की मुरादें वैष्णो देवी माता के मंदिर में पूरी होती, ना कि गोवा में। जी फिर बोली, अरे माँ, गोवा नहीं गोवा बोलिए। इतना कहकर ठाकुर साहब हंसने लगे तो माँ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठाकुर साहब अपनी माँ को समझा बुझाकर जब कौशल्या के कमरे में पहुँचे तो चमन और कौशल्या दोनों एक साथ बैठी हुई थी और ठाकुर साहब का इंतजार कर रही थी। गोवा घूमकर आ गए आप? चमन ने टेढ़ी निगाहों से ठाकुर साहब की तरफ देखा। हाँ, घुमाए, बहुत मज़े किए। अरे क्या बताए आपको, अंग्रेजन लोग तो दो टुकड़ कपड़ों में समंदर के किनारे रेत पर लेटे रहते थे। ठाकुर साहब कहते हुए हंसे। फिर तो आपके मज़े हो गए होंगे, सिर कढ़ाई में और वाला हाल हो गया होगा आपका। चमन उपहास और जलन से बोली। ठाकुर साहब ने चमन की तरफ देखा, उन्हें चमन के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।